वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम अस्मा जिलानी का केस पढ़ेंगे। ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आप सबका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट 3 उसके अंदर ये केस लॉ आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में से एक है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो प्ले होगी, प्लीज़ आप वो वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने पीडीएफ सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरा से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इससे फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिख रहा होगा, ये आपको लाजमी तैयार करना है क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर के अंदर नेम नहीं आता, नेम की जगह रेफरेंस आ जाता है। तो रेफरेंस याद होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अस्मा जिलानी का केस है। इंट्रोडक्शन। Judiciary plays a very important role in the interpretation of the statutes and laws. The judiciary has a pivotal role in the development of law. It develops law by giving judgments which become precedents, so precedents may be regarded as a source of law. तो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन में जुडिशरी की तारीफ़ लिखनी है थोड़ी सी, कि जो जुडिशरी है यानी कि जो हमारी कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं लॉज को और स्टेट्यूट्स को इंटरप्रिटेट करने में। इंटरप्रिटेट का मतलब है एक्सप्लेन करने में या जो है समझाने में, ठीक है। तो जुडिशरी है वही जो है लॉज को एक्सप्लेन कर सकती है आसान अल्फाज में हम लोगों के लिए। उसके अलावा जो जुडिशरी है वो लॉ को डेवलप कराने में भी बहुत अहम रोल अदा करती है। डेवलप कैसे कराती है कि वो जो जुडिशरी है वो जजमेंट्स देती है, वही जजमेंट्स बाद में प्रेसिडेंट्स बनते हैं। प्रेसिडेंट्स हम सब ने पढ़े हुए हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब है कि पास के जजमेंट्स, पास जजमेंट्स को हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स। ये जो पास की जजमेंट्स होती हैं यानी कि पास के जो जजेस के डिसीजंस होते हैं, ये प्रेसिडेंट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि फ्यूचर में जो केस होता है वो केस हल करने के लिए हम पास जजमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो केस जल्दी हल किया जा सके। उसके अलावा जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ बनाने वाली अथॉरिटी है, वो भी इन पास जजमेंट यानी कि प्रेसिडेंट्स को देख के लॉज बनाती है, ताकि अगर फ़लाँ केस में कोई अगर न्यू चीज़ हुई है तो उसको देख के वो उस प्रेसिडेंट्स को देख के वो लॉ बनाती है। तो इस तरह से लॉ डेवलप किया जाता है जुडिशरी की मदद से, थ्रू प्रेसिडेंट्स। सो प्रेसिडेंट्स में बी रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो प्रेसिडेंट्स को हम सोर्स ऑफ लॉ भी कहते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट्स एक लॉ बनाने की सोर्स है। इन पाकिस्तान टू द सुपीरियर कोर्ट्स गिव जजमेंट्स विच बिकम प्रेसिडेंट्स। तो पाकिस्तान का आपने रेफरेंस देना है जिसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान में जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, वही जजमेंट्स ऐसी देती है जो प्रेसिडेंट्स बन जाती है और बाइंडिंग होती है लोअर कोर्ट्स पे, ठीक है। लोअर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कौन सी है, हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद और डिफरेंट कोर्ट्स आ, जैसे कि ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, ठीक है। वो सारी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाती हैं। वो सारी जो है सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए जजमेंट्स को फॉलो करती हैं, बाइंडिंग होती है उन पर। There have been a lot of important and leading cases in the history of Pakistan. Asma Jalani versus Government of Punjab केस इज़ वन ऑफ दैम। और लास्ट टाइम में आपने लिखना है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लीडिंग केसेस हो चुके हैं। लीडिंग केसेस वो केसेस होते हैं जिनको देख के हम लीड होते हैं। लीड मीन्स कि जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे हम लीडर कहते हैं। वैसे ही कुछ केसेस ऐसे हैं जो लीडर का रोल अदा करते हैं, यानी कि ये केसेस ऐसे होंगे कि इनको देख के हम अपने फ्यूचर के केसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको हम लीडिंग केसेस कहते हैं। और अस्मा जिलानी भी एक लीडिंग केस है, ठीक है। यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। आमतौर पे आपने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी होंगी उसमें आपको सेम ही इंट्रोडक्शन मिला होगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए सेम लिखा है क्योंकि आपको केस लॉ सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना होता है पेपर में। आपको याद तो काफ़ी सारे रखने पड़ेंगे लेकिन अटैम्प्ट एक ही करना पड़ेगा, इसलिए आप इंट्रोडक्शन बेशक सेम लिख लें, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है। पेपर में यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इंट्रोडक्शन सेम ही है, सब केसेस में एंड वाली लाइन चेंज होगी। एंड वाली लाइन में वो आप केस डालेंगे जो आप पेपर में अटैम्प्ट करेंगे, यानी कि असमा जलानी वाला अटैम्प्ट करें तो असमा जलानी का रेफरेंस आपने लास्ट में डालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन कर देना है। अब हम इस केस को स्टार्ट करने लगे। असमा जलानी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, जिसमें जो जजेस बैठे हुए थे जिन्होंने इस केस पर डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो उनकी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर जो सबसे पहली तस्वीर आपको दिख रही है ये वाली, ये चीफ़ जस्टिस की है, तो इनको हम कहते हैं चीफ़ जस्टिस हमूद उर रहमान, ये उनकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो लगी है वो है जस्टिस वाहिद उद्दीन अहमद। तीसरी तस्वीर है जस्टिस मोहम्मद याकूब की। फोर्थ तस्वीर है यहाँ पे जस्टिस सलाहुद्दीन अहमद। फिर आते हैं जस्टिस साजिद अहमद। बस इतने ही थे टोटल। यहाँ पे 5 जस्टिस हैं और आपको ये पाँचों के पाँचों जस्टिस पेपर्स में याद रखने हैं। अगर 5 नहीं याद होते कम से कम 3 याद रख लें, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स आ जाएं। अगर बिल्कुल नहीं लिखेंगे तो उससे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे सही से, ठीक है। तो आपने जो ये बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इसको या तो सारे तैयार कर लें या 5 में से 3 या 4 लाजमी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो लाजमी तैयार करना है, सुप्रीम कोर्ट के जो ये चीफ जस्टिस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स का मतलब है कि इस केस में क्या हुआ था, इस केस की क्या कहानी है, ठीक है, इनको हम फैक्ट्स कहते हैं। तो इस केस की कहानी के अंदर कुछ पॉइंट्स जो मैं सर्कल करूँगी वो आपने नोट डाउन करने हैं अपने आंसर शीट में या नोट पैड, डायरी, जो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। आपने इन सर्कल किए हुए अल्फाजों को याद इसलिए रखना है कि बाकी की गप्पे आप लगा सकते हो खुद से, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में आपने अटैम्प्ट करने हैं, फैक्ट के अंदर लिखने हैं, वो अगर आपने नहीं डाले तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कहानी की तरह है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। 2-3 पॉइंट्स याद रखने वाली बातें हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होएगा, ठीक है। तो मैं इसको जब स्टार्ट करूँगी तब माइंड में ये चीज़ रख लें कि बिल्कुल आपने स्टोरी की तरह समझनी है, ठीक है। स्टोरी की तरह मीन्स कि आपको पता हो कि इसमें हुआ क्या था, कौन लोग थे, उनके आपस में क्या बातचीत चली, ठीक है। स्टोरी की तरह याद रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा इस केस को याद रखना। दूसरी चीज़ इसमें याद रखने वाली हैं पॉइंट्स। जिन पॉइंट्स को मैं आपके सामने स्क्रीन पे सर्कल करूँगी उनको आप लाजमी कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि आपको पेपर में याद रखते हुए मुश्किल ना आए कि मैंने इसमें ये पॉइंट्स डालने हैं इसमें फ़ैक्ट्स लिखते वक्त, ठीक है। और हेडिंग तो वैसे भी आपको याद रखनी होती हैं। तो मैं इसकी फैक्ट्स स्टार्ट करने लगी हूँ। फैक्ट्स ऑफ द केस इन्वॉल्व द डिटेंशन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। डिटेंशन का मतलब है 2 पीपल को लॉक कर दिया मीन्स कि ये जेल में कैप्चर नहीं हुए हुए, ये किसी ऐसी जगह पे कैप्चर हुए हुए हैं, इनको कैद किया गया है, इसको हम डिटेंशन कहते हैं। यानी कि जो बंदा जेल जाता है ना, तो यहाँ पे डिटेंशन की जगह जेल लिखा हुआ आएगा, लेकिन यहाँ पे जेल नहीं की गई, यहाँ पे इन 2 लोगों को लॉक किया गया, किसी कमरे में किसी ऐसी जगह इनको लॉक कर दिया है। अब वो 2 लोग कौन थे इस केस के अंदर, उनके बारे में हम जानेंगे, और उस केस में वजह क्या थी इनको लॉक करने की, किसने इनको लॉक करवाया, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। These detentions were challenged in court। और जिन लोगों ने इनको डिटेंशन करवाई यानी कि लॉक करवाया, जिन लोगों ने लॉक करवाया ना, जो दूसरी पार्टी है जो इनको छुड़वाना चाहती थी, डिटेंशन से निकलवाना चाहती थी, उन्होंने क्या किया, इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट में चैलेंज का मतलब ये है कि जो इन लोगों को बचाना चाह रही थी डिटेंशन से, उन लोगों ने इनके खिलाफ कोर्ट में केस चला दिया, ठीक है। ये कौन लोग थे जिन्होंने केस चलाया, वो थी अस्मा जिलानी द वाइफ ऑफ मलिक गुलाम जिलानी एंड जरीना गोहर द वाइफ ऑफ मलिक अल्ताफ़ गोहर फाइल्ड अपील्स फॉर देयर रिलीज। और इनकी डिटेंशन इस तरह से कोर्ट में पहुंची, बाद इस तरह से कोर्ट में पहुंची डिटेंशन की कि इनकी जो वाइफ थी इन 2 बंदों की जिनको डिटेंशन मिली, उन्होंने इनके खिलाफ कोर्ट में जाके अपील की। अब वो कौन से लोग हैं, यहाँ पे अस्मा जिलानी है, इनकी तस्वीर यहाँ पे लगी है, ये अस्मा जिलानी है, और ये किसकी वाइफ है, गुलाम जिलानी की। और गुलाम जिलानी बिल्कुल मैंने इनके ऊपर इनकी पिक्चर लगाई हुई, ये इनके हस्बैंड है जिनको डिटेंशन में रखा गया। फिर है ज़रीना गोहर, ये ज़रीना गोहर की पिक्चर है। फिर ये है वाइफ है मलिक अल्ताफ़ गोहर की, मलिक अल्ताफ़ गोहर की पिक्चर बिल्कुल टॉप पे उनकी वाइफ की लगी है। तो ये जो दोनों हस्बैंड्स हैं इनके, यानी कि जो 2 हस्बैंड्स आपको दिख रहे हैं कि ये और ये, इनको कैप्चर किया गया, कैद में किया गया, इनको कहीं ऐसी जगह रख दिया गया जहाँ पे ये कैप्चर हो गए हैं, ठीक है। जैसे होता है ना CID में आप देखते हो कि मुजरिम किसी औरत को उठा के किसी रूम में बंद कर देते रस्सी बांध के, बिल्कुल वैसे ही आप समझे कि कैप्चर हो गए हैं, ठीक है। तो इनकी जो वाइफ्स थी, ये जो 2 वाइफ्स हैं, इन्होंने कोर्ट में जाके एक अपील फाइल की, रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि डिटेंशन जो है
इन लोगों को मिली है। सही है। अब इस तरह से यहाँ तक तो आपको स्टोरी समझ आ गई कि इन दोनों वाइफ्स ने अपने हस्बैंड्स को छुड़ाने के लिए जो है अपील फाइल की है। आपने स्टार्टिंग पे लिख देना है, आगे लिखना है द डिटेंशंस वर कैरीड आउट अंडर द मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। तो इन्होंने जो उनकी वाइफ्स हैं इन्होंने रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1973 इस रेगुलेशन के ऊपर जो है इनको डिटेंशन मिली, यानी कि उस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ था और मार्शल लॉ जिसने लगाया था उन्होंने एक रेगुलेशन बनाया और इस रेगुलेशन के ऊपर इन लोगों को डिटेन किया, यानी कि कैप्चर कर दिया। और इनकी जो वाइफ्स हैं उन्होंने भी इसी रेगुलेशन के ऊपर जो है अपना क्लेम किया और कहा कि अपील वगैरह भेजी कोर्ट को, कहा कि इस रेगुलेशन के ऊपर डिटेंशन मिली है, तो ये डिटेंशन क्यों मिली है, ठीक है, और क्या वजह डिटेंशन की। तो अब डिटेंशन को इन्होंने किस तरह चैलेंज किया, कौन सी रिट्स यूज़ की, वो अब हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है विच वॉज इम्पोज्ड आफ्टर द 1971 मिलिट्री कोप। ये जो रेगुलेशन था ये मार्शल लॉ की टेक ओवर से आया, यानी कि मिलिट्री कोप का मतलब है कि मार्शल लॉ का जब टेक ओवर हो गया तो उस वक्त ये रेगुलेशन बना और उसी दौरान ये लोग कैप्चर हुए। तो मैंने ये चीज़ दोबारा रिपीट कर दी है। अब आपने इसके अंदर रिट्स का जिक्र करना है। अस्मा जिलानी फाइल अ रिट petition in the Punjab High Court seeking the release of her husband Malik Ghulam Jilani. Zarina Gohar filed a writ petition in the Sindh Balochistan High Court seeking the release of her husband Malik Altaf Gohar. अब ये दोनों डिफरेंट लोकेशंस में रहती थी, ठीक है। ये पंजाब में रहती थी अस्मा और जो जरीना गौहर है ये कराची वाली साइड यानी कि सिंध वाली साइड रहती थी, ठीक है। तो जो अस्मा जिलानी थी इन्होंने पंजाब वाली साइड में जो हाई कोर्ट मौजूद थी उसमें एक रिट पिटीशन फ़ाइल की और जो जरीना गौहर थी इन्होंने सिंध वाली हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन फ़ाइल की और दोनों की रिट पिटीशन यही थी कि उनके हस्बैंड को रिलीज़ किया जाए। इसलिए यहाँ पे आप देखें दोनों जगह रिलीज़ लिखा है। फिर आगे आपने रिट्स बतानी है कि इन्होंने किस टाइप की रिट्स को फ़ाइल किया, वो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है। A writ of habeas corpus was used, which is a legal tool to challenge the unlawful detention. अब यहाँ पे writ of habeas corpus यूज़ की गई। अब मैं वापस आती हूँ पुराने टॉपिक्स पे जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर्कल कर रही हूँ। तो आपने कहना है डिटेंशन वाज चैलेंज इन द कोर्ट, फिर उन वाइफ्स और उनके हस्बैंड्स के नेम आपने डालने हैं इस पर, अस्मा जिलानी और गुलाम जिलानी, जरीना गौहर, मलिक अल्ताफ़ गौहर, इन लोगों के नेम्स आपको याद करने। फिर आपने कहना है कि उन्होंने अपील्स फाइल की और ये हुआ था मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 1971 में। तो ये जो पॉइंट जिनको मैंने सर्कल किए हैं इनको आपने याद रखना है। और जब आप रिट्स को मेंशन करें तो रिट्स में मेंशन करते वक्त आपने ये मेंशन करना है कि अस्मा जिलानी ने पंजाब हाई कोर्ट में किया रिट फाइल, किस चीज़ के ऊपर, रिलीज़ के ऊपर, ठीक है। रिलीज़ को भी मैं सर्कल कर रही हूँ। फिर जरीना गौहर ने कहाँ पे किया, सिंध बलोचिस्तान हाई कोर्ट में किया, तो इसमें भी रिलीज़ है। हस्बैंड का नेम आपको डालना नहीं डालना तो यहाँ पे ना डालें, बट ये लाइन मेंशन ज़रूर करें कि जरीना गौहर ने सिंध बलोचिस्तान हाई कोर्ट में अपने हस्बैंड के रिलीज़ के लिए एक रिट डाली, ठीक है। दूसरे के लिए भी आप सेम इसी तरह लिख दें, बेशक हस्बैंड का नेम यहाँ पे ना डालें क्योंकि आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो जिन पॉइंट्स को मैंने सर्कल किया आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद रिट्स में आपको हबी कर्पस की रिट याद रखनी है और हबी कर्पस की रिट एक्सप्लेन भी करनी है। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ हबी कर्पस को यहाँ तक लिख के कि उन्होंने हबी कर्पस को यूज़ करके जो है चैलेंज किया, आगे फिर वो केस को डिस्कस करते हैं, फिर कहते हैं हमारे मार्क्स कम आया है। तो मार्क्स ज़्यादा लाने का तरीका ये है कि हबी कर्पस जब आप लिख लो फिर आप उस रिट को एक्सप्लेन भी करो, यानी कि जो रिट यहाँ पे लिखी है ना उसको आगे जब तफसील से हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं इंसान तो उससे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मैंने हेडिंग्स के साथ यहाँ पे आप देखें एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब ये पॉइंट जिनको मैंने सर्कल किया अपने नोट डाउन जब कर लिया फिर आप हबी कर्पस की रिट्स पे आएँ तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं वो हबी कर्पस की रिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाए थे तो उनके लिए मैंने ये डाला। तो आप स्टूडेंट्स भी या हबी कर्पस की रिट को अच्छे से एक्सप्लेन इसी तरह करेंगे। और जो भी चीज़ आप अभी तैयार करें पार्ट 3 में हबी कर्पस के बारे में, ये जो रिट के बारे में तैयार करें, ये आपको नेक्स्ट ईयर पार्ट 5 में भी आएंगे। यानी कि पार्ट 5 में एक सब्जेक्ट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जिसमें कम्प्लीटली आपको रिट्स बतानी होंगी, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स होंगे पार्ट 5 में जिसमें ये रिट्स रिपीट होंगे बार बार, ठीक है। बहरहाल हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपने रिट ऑफ हबी कर्पस को हेडिंग में डाल के लिख देना है। फिर आपने रिट ऑफ हबी कर्पस को एक्सप्लेन करना है। रिट ऑफ हबी कर्पस इज़ अ लीगल ऑर्डर that requires a person who is detained to be brought before a court or judge is used to determine if the detention is lawful. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिट ऑफ हबी कर्पस है
वो एक लीगल ऑर्डर है जो कोर्ट पास करती है, ठीक है। ये रिट ऑफ हबी कर्पस तब कोर्ट पास करती है जब कोई इंसान, जब कोई पर्सन डिटेन हुआ हो, और वो जो डिटेंशन जब हो जाए ना किसी बंदे को, यानी कि किसी बंदे को आप किसी रूम में कैप्चर कर लो, कैद कर लो, इसको डिटेन कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिट ऑफ हबी कर्पस लॉ तब यूज़ करती है जब कोई इंसान डिटेन हुआ हो, ठीक है, और कोर्ट कहती है कि उस डिटेन पर्सन को आप कोर्ट में लेके आएँ या जज के सामने लेके आएँ। इट्स यूज टू डिटरमिन इफ़ द डिटेंशन इज़ लॉफुल। तो जज के सामने इसलिए लाया जाता है उस डिटेन्ड पर्सन को, उस कैप्चर किए हुए बंदे को, ताकि जज को या कोर्ट को यह मालूम हो सके, पता चल सके कि जो डिटेंशन की मिली है उनको वो लॉफुल थी कि नहीं, यानी कि उनको इलीगल तरीके से अगवा करके कमरे में डाला है या उनको लॉ की मदद से कमरे में डाला हुआ है, बंद किया हुआ है। तो ये चीज़ जानने के लिए हम रिट ऑफ हबी कर्पस को यूज़ करते हैं। फिर आपने ये चीज़ जब बता दी, फिर आपने इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, पर्पस ऑफ द रिट ऑफ हबी कर्पस। द मेन पर्पस ऑफ द रिट ऑफ हबीज कर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग अनलॉफुली डिटेन और इम्प्रिजन। तो यहाँ पे मेन पर्पस हबी कर्पस का ये होता है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए कि कोई भी इंसान को अनलॉफुल तरीके से डिटेन ना कर सके, ना कैद कर सके, इम्प्रिजन कर सके, ठीक है। होता है ना कि लोग आपको उठा के कहीं पे भी बंद कर दें, तो उस चीज़ से बचाने के लिए हबी कर्पस की रिट को हम यूज़ करते हैं। इट इंश्योर्स दैट अ गवर्नमेंट हैज़ अ वैलिड रीज़न फॉर होल्डिंग समवन इन कस्टडी। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट, यानी कि जो सियासतदान है जो किसी तरह लोगों को कैप्चर कर लें, या हुकूमत है लोगों को कैप्चर कर ले, ठीक है। तो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट किसी भी इंसान को अगर कैप्चर करती है, किसी को होल्ड करती, कस्टडी में रखती है, तो उनके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए उनको कस्टडी में रखने के। कस्टडी, डिटेन्ड, इम्प्रिजन का सेम ही मतलब है, यानी कि अपने पास कैद करके किसी भी इंसान को रखा है ना गवर्नमेंट ने, तो उस गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पास एक रीज़न होना चाहिए। अगर रीज़न नहीं है तो फिर वो डिटेंशन वैलिड नहीं समझी जाएगी। तो इसलिए हम हबी कर्पस को यूज़ करके ये जानते हैं कि जो डिटेंशन है क्या वो वैलिड थी कि नहीं, क्या वो लॉ के अंडर आती है कि नहीं, क्या उनको लॉ की तरीके से उठाया गया लोगों को कि नहीं, ठीक है। अब इसमें आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिट ऑफ हबी कर्पस, यानी कि रिट ऑफ हबी कर्पस किस तरह से ऑब्टेन की जाती है, उसका क्या प्रोसेस है। पहला पॉइंट है फाइलिंग अ पिटीशन। द पर्सन डिटेन्ड और समवन एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ फाइल्स अ पिटीशन फॉर अ रिट ऑफ हबी कर्पस, यानी कि जो इंसान डिटेन हुआ होता है वो खुद भी हबी कर्पस की रिट जो है मांगने के लिए एक पिटीशन दायर करता है, ठीक है। अगर वो खुद नहीं कर सकता तो उसकी जगह कोई और इंसान, जैसे कि उसकी वाइफ, जिनका हमने ऊपर जिक्र किया था, दोनों की वाइफ्स ने रिट ऑफ हबी कर्पस को जो है यूज़ किया, उसकी पिटीशन भेजी कोर्ट्स में। दोनों ने, यानी कि दोनों जो हाई कोर्ट्स थी, एक सिंध वाली हाई कोर्ट, एक पंजाब वाली हाई कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट्स में रिट ऑफ हबी कर्पस को यूज़ किया गया, उसकी पिटीशन मांगी गई, ठीक है। यानी कि पिटीशन मांगना मीन्स कि आप पिटीशन करते हो, पिटीशन मीन कोर्ट में एक केस दायर करते हो पिटीशन की मदद से, यानी कि पिटीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन या एक रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है। उसमें लिखते हो कि मुझे रिट ऑफ हबीज कर्पस चाहिए, ठीक है, पिटीशन में आप लिखते हो और रीजंस भी दे देते हो, पार्टीज़ का नेम भी डाल देते हो सारा। फिर कोर्ट खुद जब सारी चीज़ें जानती है फिर उनसे पूछती है, उस अथॉरिटी से जिन्होंने आप उनके हस्बैंड्स को कैप्चर किया, उनसे पूछती है कि हम रिट ऑफ हबी कर्पस यूज़ कर रहे हैं कि आप जिस इंसान को भी आपने डिटेन किया हमारे पास लेके आए। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि आप कोर्ट को एक फ़ाइल भेजते हो, एक डॉक्यूमेंट भेजते हो पिटीशन की, जिस पिटीशन में आप लिखते हो रिट ऑफ हबी कर्पस के बारे में, ठीक है। और वो खुद भी भेज सकता है इंसान जिसको डिटेन किया गया, और उसके अलावा उसकी औलाद, बच्चे, कोई भी जो उसके वारिस हैं वो भी भेज सकते हैं, या दोस्त वगैरह भी भेज सकते हैं। कोई भी इंसान जो उसके हक़ में है वो भेज सकता है रिट ऑफ हबी कर्पस की पिटीशन। दूसरा पॉइंट है कोर्ट रिव्यू। द कोर्ट रिव्यूज द पिटीशन एंड मे इशू द रिट इफ़ इट बिलीव्स देयर आर ग्राउंड्स और रीज़न टू डू सो। तो कोर्ट क्या करती है, रिव्यू करती है उस पिटीशन को, यानी कि आपने जो फाइल भेजी है ना, फाइल के अंदर जो पिटीशन के अंदर बात लिखी होती है रिट ऑफ हबी कर्पस की, तो उस फाइल को रिव्यू करती है, चेक करती है और देखती है कि क्या आपको रिट ऑफ हबी कर्पस मिलनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें कोर्ट पर रिव्यू करेगी। जब कोर्ट एक दफ़ा रिव्यू कर ले, जब कोर्ट को लग गया हाँ आपको रिट ऑफ हबी कर्पस मिलनी चाहिए, तो उसके बाद हियरिंग की जाएगी। हियरिंग में क्या होगा कि आप भी वहाँ पे आओगे, यानी कि जिसने पिटीशन दायर की वो भी बंदा वहाँ पे आएगा, और जिस इंसान ने लोगों को कैप्चर किया वो बंदा भी कोर्ट में मौजूद होगा, आप भी होगे कोर्ट में, वो बंदा भी मौजूद होगा, बीच में जज बैठा होगा जो उस साथ वाले से इंक्वायरी करेगा, यानी कि जिसने उनके हस्बैंड्स को कैप्चर किया उनसे इंक्वायरी करेगा कि आपने किस तरह से उन लोगों को डिटेंशन में रखा, आप उनको हमारे पास लेके आए, ठीक है। इस तरह से कोर्ट एक हियरिंग कंडक्ट कराएगी। अ हियरिंग इज हेल्ड वेयर द डिटेनीज केस इज़ रिव्यूड एंड एविडेंस इज़ प्रेजेंटेड, यानी कि जो डिटेनीज के केस हैं उसको रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा और एविडेंसेस को देखते हुए डिसीजन दिया जाएगा। अगर एविडेंस इतने हैं कि उनको वाकई में डिटेंशन मिलनी चाहिए लॉ के अंडर, तो फिर तो उनको आप रिहा नहीं करा सकते, निकाल नहीं सकते कोर्ट से, सॉरी कैद से, इम्प्रिजमेंट से नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर एविडेंस जो है सबूत दे रहे हैं कि वो लोग बेगुनाह हैं, उनको गलत तरीके से जो है कैप्चर किया गया,
फिर तो कोर्ट कहेगी कि इन लोगों को डिटेंशन से निकालें और आज़ाद करें, ठीक है। तो एविडेंसेस और ये सारी चीज़ें हियरिंग के प्रोसेस में होंगी, यानी कि लाइक जो पार्टीज़ हैं उनकी बात सुनी जाएगी और एविडेंसेस को देखा जाएगा, यानी कि सारा कुछ होगा उसमें, कोर्ट वाला सीन। फिर डिसीजन एंड पे दिया जाता है, द कोर्ट डिसाइड्स वेदर द डिटेंशन इज़ लॉफुल, इफ़ इट इज़ नॉट द डिटेनी मे बी रिलीज्ड और ग्रांटेड अदर रिलीफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट जब डिसाइड करती है कि डिटेंशन जो है लॉफुल है या नहीं लॉफुल, उस हिसाब से जो है जो डिटेनी है उसको डील किया जाएगा। यानी कि अगर डिटेंशन लॉफुल थी, यानी कि सही तरीके से डिटेनी को कैप्चर किया गया और वो वाकई में गुनहगार थे, उन्होंने गलत हरकत की और लॉफुल था, तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है, इनको रिलीज़ नहीं किया जाए या कोई और रेमेडी दी जाए। लेकिन अगर डिटेनीज़ जो हैं, डिटेनीज़ वो उन लोगों को कहा जाता है जिनको कैप्चर किया गया है, ठीक है। अगर ये जो डिटेनीज़ हैं ये अनलॉफुल तरीके से, यानी कि अनलॉफुल मीन्स कि वो लॉ के अकॉर्डिंग कैप्चर नहीं हुए, तो फिर कोर्ट जो कहेगी कि इनको ना रिलीज़ आप कर दें, क्योंकि आपने अनलॉफुल तरीके से इनको कैप्चर किया, यानी कि लॉ को यूज़ नहीं किया, बगैर लॉ को यूज़ किया आपने इनको कैप्चर किया, कानून की मदद नहीं ली, गलत तरीके से कैप्चर किया, तो आप इनको रिलीज़ कर दें, ठीक है। तो इस तरह से कोर्ट मदद करती है। अब आता है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस। यहाँ पे गलती से मैंने रिट ऑफ मैंडेमस लिख दी, यहाँ पे आपने रिट ऑफ हबीस कर्पस लिया। असल में मैंने बहुत तेज़ी से ये नोट्स बनाए थे, तो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक मुझसे होगी, तो यहाँ पे आपने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन अगर आपसे ये बना पाए कोर्ट में, तो पेपर के दौरान बना पाए तो बना दें, वरना इतना ज़रूरी नहीं है इस डायग्राम को बनाना। ये डायग्राम नॉर्मली मैंने स्टूडेंट को समझाने के लिए बनाई है, तो ये डायग्राम मैंने आपके समझाने के लिए बनाई है, तो बेशक इसको पेपर के दौरान ना लिखें, ना बनाएं। आपने सिर्फ बाकी की बातें जो अपने हॉबीज कर्पस के बारे में सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, वो सारा तो आपने लाजमी लिखना है पेपर में। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाई है। अब इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, जज कहाँ बैठा हुआ है, जज क्या डिमांड कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं ताकि हमें हबी कर्पस अच्छे से समझ आए। यहाँ पे लिखा है, आपने हबी कर्पस की हेडिंग दी, फिर मैंने लिखा है हबी कर्पस इज़ अ लैटिन फॉर टू हैव द बॉडी, यानी कि हबी कर्पस इंग्लिश का ज़बान नहीं है, इंग्लिश की लफ्ज़ नहीं है, ये एक लैटिन ज़बान है। तो इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि हमें उस इंसान की बॉडी दो। यानी कि कोर्ट डिमांड करिए कि जो इंसान है ना, जिसको कैप्चर किया, उसकी जो बॉडी है वो हमारे सामने आप लेके आओ, उस इंसान को हमारे सामने लेके आओ जिसको आपने डिटेन किया है, कैप्चर किया है। इट इज़ यूज टू श्योर अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली और इलीगल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हबी कर्पस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जिस इंसान को कैप्चर किया गया है उसको अनलॉफुल तरीके से कैप्चर किया है, इलीगल तरीके से किया है, या लॉ यूज़ करके कैप्चर किया, ठीक है। वही सेम बात आपने दोबारा जो है मैंने इसमें लिख दी है, ठीक है। अब इसमें जो जज बैठा हुआ है, जज जो है चुप करके सुन रहा है, ठीक है। और ये जो लॉयर है ये हबी कर्पस के लिए आपके बिहाफ पे कोर्ट में आया, यानी कि जो लॉयर है ये आपके लिए कोर्ट में आया और हबी कर्पस को यूज़ कर रहा है। तो ये लॉयर क्या कहता है कोर्ट को, योर ऑनर, my client has been detained illegally. I'm here to ask for his body back. यहाँ पे जो लॉयर है वो जज के सामने कह रहा है कि मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है कि मेरा जो क्लाइंट है, जिन लोगों को डिटेन किया है, कैप्चर किया हुआ है, वो गलत तरीके से डिटेन हुए हैं, यानी कि इलीगल तरीके से डिटेन हुए हैं, तो मुझे उनकी बॉडी वापस चाहिए। बॉडी वापस का मतलब ये है कि जो मेरी क्लाइंट है वो जहाँ पे कैप्चर हुए हैं वहाँ से निकल के वापस आ जाएं अपने घर, ठीक है। ये चीज़ वो जज से कह रहे हैं, जज के सामने अपना प्रूफ रख रहे हैं, एविडेंस रख रहे हैं कि ये इलीगल तरीके से डिटेन हुए हैं, सही है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिट ऑफ हबीस कर्पस। अब रिट ऑफ हबीस कर्पस किन लोगों के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो, रिट ऑफ हबी कर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड प्राइवेट अथॉरिटीज़, यानी कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ में भी रिट ऑफ हैवी कर्पस यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा प्राइवेट अथॉरिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि प्राइवेट आम लोगों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो जो किसी भी इंसान को गलत तरीके से कैप्चर करें। अब यहाँ तक आपको डेफिनेशन से समझ आ गया कि रिट ऑफ हबी कर्पस को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगली हेडिंग आती है हमारे पास, क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग अ रिट ऑफ हबीस कर्पस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या क्राइटेरिया है ग्रांट करने का रिट ऑफ हबी कर्पस का। तो यहाँ पे लिखा है द कोर्ट में ग्रांट अ रिट ऑफ हबी कर्पस इफ़ इट फाइंड्स दैट नंबर 1 द डिटेनी इज़ बीइंग हेल्ड विदाउट लीगल अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको हबी कर्पस जो है तब ग्रांट की जाएगी, यानी कि तब आपकी हबी कर्पस की रेट मानी जाएगी और आपके जो बंदा डिटेन हुआ है उसके ऊपर एक्शन कोर्ट तब लेगी जब कोर्ट को ये चीज़ दिखेगी, जब कोर्ट को दिखेगी कि जो डिटेनी है वो हेल्ड किया गया, रोका गया, कहीं पे उसको कैद किया गया है विदाउट लीगल अथॉरिटी। विदाउट लीगल अथॉरिटी मीन्स कि विदाउट लॉ, विदाउट द यूज़ ऑफ लॉ। दूसरा पॉइंट हमने इसमें देना है, देयर आर प्रोसीजरल एरर्स इन द डिटेनीज केस। और अगर कोर्ट को दिख गया कि डिटेनी का जो केस है उसमें कुछ प्रोसीजर एरर्स हैं। प्रोसीजर एरर्स मीन्स कि जिस कोर्ट के अंदर
इन्होंने केस करके इनको डिटेन करवाया, कैप्चर करवाया, उस केस के अंदर कुछ मसला चल रहा है या फिर इनके ऊपर जो भी सबूत मिला है उस प्रोसीजर में कुछ एरर्स हैं, यानी कि कोर्ट के डिसीजन में और उनके मामलात में एरर निकल आए, या इनको अरेस्ट करने के दौरान जो भी इनके ख़िलाफ़ जो सबूत था उसमें एरर निकल आए और उसे पता चल जाए कोर्ट्स को कि ये जो एरर है ये साफ सबूत है कि ये लोग बेगुनाह हैं और इनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, एरर है। तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट कहेगी कि ठीक है, हम आपको रिट ऑफ हबी कर्पस ग्रांट कर देंगे। रिट ऑफ हबी कर्पस एक दफ़ा जब मिल जाए ना, तो आप एक इंसान को कोर्ट में पेश कर सकते हो जिसको डिटेन कराया गया है। थर्ड पॉइंट आप ये भी दे सकते हो, द डिटेनीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैव बिन वायलेटेड। अब ये भी कह सकते हो कि जो डिटेनी है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा, सब स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन की मेन राइट सबको पता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ। ये सबको पता है कि हर इंसान को लाइफ को आज़ादी से जीने का हक़ है, यानी कि वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी उसको कैप्चर नहीं कर सकता, रोक नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में, हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के समेत ये राइट्स मौजूद हैं। तो अगर आप इस राइट का हवाला दे के हबी कर्पस हासिल करना चाहोगे तो आपको लाजमी हबी कर्पस ग्रांट किया जाएगा, क्योंकि जो डिटेनी है वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है जिसको जो है गलत तरीके से कैप्चर किया गया और उनकी जो राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ लाइफ के, फ्रीडम ऑफ लाइक इधर उधर घूमने के जो राइट्स हैं वो कैप्चर हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको रोकवा दिया गया, एक जगह कैप्चर करा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कोर्ट में बात कह के हबी कर्पस हासिल कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स हमने दे दिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट हेडिंग पे हमने बताना है इफेक्ट्स ऑफ ग्रांटिंग अ रेट ऑफ हबी कर्पस, यानी कि एक दफ़ा जब कोर्ट आपको ग्रांट कर दे दे हबी कर्पस तो उसका क्या हम पे असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपने ये बताना है इसके बारे में। इफ़ अ रिट इज़ ग्रांटेड द कोर्ट में ऑर्डर द डिटेनीज रिलीज और टेक अदर एक्शंस टू प्रोवाइड रेमेडीज for the unlawful detention. Thus, a writ of habeas corpus is a legal right that protects individuals from being unlawfully detained. It ensures that the government cannot deprive someone of their liberty without using a proper law. तो यहाँ पे आपने इसका इफ़ेक्ट ये बताना है कि हबीज कर्पस मिलने का ये असर पड़ता है हम पे कि कोर्ट क्या करती है कि डिटेनी से कहती है कि उसको रिलीज़ कर दिया जाए। अगर कोर्ट को दिख गया कि डिटेनी को गलत तरीके से कैप्चर किया तो कोर्ट कहेगी, ऑर्डर देगी कि डिटेनी को रिलीज़ कर दिया जाए, या फिर कोई ऐसे ऑर्डर्स या मेथड्स या एक्शंस पास करेगी कोर्ट, या रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगी कोर्ट कि जो इस तरीके से अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन इनको मिली है, किसी तरह उन डिटेंशन जिस तरह से इनको मिली है अनलॉफुल तरीके से, तो जो डिटेनी है उनको सहूलत किसी तरह दी जाए, यानी कि रेमेडीज़ ऐसी दी जाए कि ये लोग उस मसले से निकल आए। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है। यहाँ पे मैं आसान अल्फाज में दोबारा समझाती हूँ कि जो डिटेनी है उसको या तो कोर्ट कहेगी कि रिलीज़ कर दो, या कोर्ट कहेगी इनको कोई रेमेडीज़ दे दो, यानी कि पैसे का अगर नुकसान हुआ है इनका कैद होने से तो पैसे दे के, कंपनसेशन दे के जो है इनको आसानी दे दो। कंपनसेशन और पैसे एक ही चीज़ है, पैसे देने को हम कहते हैं कंपनसेशन करना। कंपनसेशन क्या चीज़ है, रेमेडी है, सोल्यूशन है। तो इस तरह से भी हबीज कर्पस हम पे असर करती है। उसके अलावा हबीज कर्पस के साथ असर करती है कि हमें हमारे जो लीगल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कराने में बहुत मदद करती है, क्योंकि जब कोई इंसान हमें गलत तरीके से कैप्चर करे, लॉ को यूज़ बिल्कुल ना करे और गलत तरीके से कैप्चर करे और कानून अपने हाथ में ले, तो ऐसी सिचुएशन में ये रिट ऑफ हबीज कर्पस बहुत मदद करती है। और रिट ऑफ हबीज कर्पस एक तरह का हम इंसानों के लिए एक लीगल राइट है। ठीक है, तो ये हबीज कर्पस होने से क्या फ़ायदा होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी इंसान को आज़ादी से, लिबर्टी से रोक नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर बात है हबीज कर्पस हम तभी करते हैं ना जब हमारी लिबर्टी डिस्टर्ब हो। लिबर्टी मीन्स कि किसी भी इंसान को जब आप कैद करते हो तो उसकी लिबर्टी ख़त्म करते हो, आज़ादी ख़त्म करते हो। तो आज़ादी से जो उसकी आज़ादी ख़त्म होती है उससे बचाने के लिए हम रिट ऑफ हबीज कर्पस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बतानी है कि इसका ये असर पड़ता है, यानी कि जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देता है हबीज कर्पस। उसके साथ साथ जब एक दफ़ा हबीज कर्पस मिल जाए तो जो डिटेनी है जिसको अनलॉफुल तरीके से कैप्चर किया गया उसको या तो कोर्ट रिलीज़ कर देगी, उसके साथ साथ कोई ऐसे एक्शंस लेगी कि उनको रेमेडीज़ प्रोवाइड करे। ये हमें इसका इफेक्ट मिलता है। अब अगली हेडिंग पे हमारे पास आता है लीगल इशू इन द केस। फिर आपने ये बताना कि क्या लीगल इशूज़ अराइज हुए हैं इस केस के अंदर, अस्मा जलानी के इस केस में। द सुप्रीम कोर्ट हैड टू एड्रेस सेवरल लीगल इशूज़। नंबर 1, वेदर द प्रिंसिपल लेड डाउन इन डोसूस केस वर स्टिल वैलिड। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो डोसू केस को इस केस में यूज़ करेगी। ठीक है, और कहेगी कि जिस तरीके से डोसू केस में मामलात हुए थे क्या वो मामलात सही हैं, क्या हम उन सिचुएशंस को और उन डिसीजन को इस केस में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि जो डिसीजन डोसू केस में दिया गया और जिन पॉइंट्स और फैक्ट्स को कोर्ट ने डोसू केस में यूज़ किया, क्या हम उन्हीं पॉइंट्स को इस केस में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ आपने इसमें बतानी है। डोसू केस अगर आपने नहीं पढ़ा तो डोसू केस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है,
यहाँ पे एक आई का साइन शो होगा, उसमें मैंने डूसू केस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लाजमी देख लें ताकि आपको डूसू केस समझ आ जाए और ये भी समझ आ जाए कि इसको उन्होंने इस केस के साथ क्यों रिलेट कराया। वेदर द हाई कोर्ट हैड द जुरिस्डिक्शन टू inquire into the validity of the detention under the Article 98 of the Constitution of 1962। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये भी देखेगी कि जो हाई कोर्ट है उनको 1980 के आर्टिकल में, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त जो था 1962 का, उसके अंदर एक आर्टिकल मौजूद था 98 में, तो कोर्ट कहेगी कि क्या इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट है क्या इसके पास इतनी ज्यूरिस्डिक्शन है, पावर्स हैं कि वो रिट ऑफ हबी कर्पस जो है लॉन्च कर सके, लोगों को दे सके। तो ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। उसके अलावा वेदर द कोर्ट रिमूवल ऑफ डाउट ऑर्डर नंबर 3 of 1969 which restricted the powers of courts to inquire into the validity of detention was applicable in the case। अब ज़ाहिर बात है ये जो केस है उस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये उस वक्त 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आ चुका था, लेकिन मार्शल लॉ भी लगा हुआ था, ठीक है। तब जब मार्शल लॉ लगा हुआ है उसके अंदर एक ऑर्डर भी बनाया गया था मार्शल लॉ के दौरान, उसका नाम था कोर्ट्स रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर नंबर 3 of 1969, ठीक है। ये जो ऑर्डर बनाया गया था इससे क्या हुआ कि इसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कुछ पावर्स ऑफ कोर्ट पे, यानी कि कोर्ट्स जितनी भी थी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जितनी भी हैं, इस ऑर्डर के आने से जो मार्शल लॉ की वजह से आया उसने कोर्ट की पावर्स को कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्ट करा दिया। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये भी देख रही है कि क्या ये ऑर्डर जो आया है इसने जो रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए कोर्ट को, इसे डिटेंशन की वैलिडिटी को देखा जाएगा कि नहीं। तो ये चीज़ भी हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करवाई कि हम इन तीनों चीज़ों को देख के डिसीजंस देंगे, ठीक है, और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे हमने डिसीजन क्यों दिया। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ बताई। फिर जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें आपने लिखना है द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। अब ये बेशक ना लिखो, आप सिंपल लिख दो द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो हमने लीगल इशू को अराइज़ किया, यानी कि जो यहाँ पे बात जो कि डिसीजन दिया जाएगा ना यहाँ पे, उसमें क्या इशू अराइज़ हो रहा है वो इशू अलग से तो नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए मैंने उसको अलग से टॉप पे लिख दिया कि इन इश्यूज़ को, जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इन इश्यूज़ को इस पूरे केस में, यानी कि आगे डिसीजन में भी डिस्कस किया जाएगा, और इन्हीं पॉइंट्स को हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि डोसू केस के अलावा बाकी जितने भी मामला हैं, जैसे कि ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, डिटेंशन के ऊपर बात करना, ये तो हम पढ़ चुके हैं लाजमी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है कोर्ट्स रिमूवल ऑफ डाउट, ये हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर इसका जिक्र नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया। इसलिए ये जो जिक्र इसका है वो आगे डिसीजन में होगा, उसके साथ डोसू केस का भी बात आगे डिसीजन में होगा। इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए डिसीजंस को रीड करिएगा, ठीक है। अब हम इसके डिसीजन स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा इसको रेस कर दूँ। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप डोसू केस, इस ऑर्डर को और इस आर्टिकल को याद रख लें, ठीक है, ताकि आपको लीगल इशू इन द केस की हेडिंग डालने के बाद ये पॉइंट्स याद रहें। अब हम डिसीजन पे मूव ऑन करते हैं। डिसीजन का पहला पॉइंट आएगा केल्सन्स थ्योरी एंड इज रेलिवेंस। यहाँ पे हमने केल्सन्स थ्योरी को इन लोगों ने यूज़ किया अपने केस में, और ये भी रेलिवेंस का मतलब है कि उन्होंने इस केस के अंदर केल्सन्स की थ्योरी को किस तरह से रिलेट करवाया। रिलेट कराने को हम रेलिवेंस कहते हैं। अब ये हेडिंग हमने दे दी, ये सब हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, तो फिर इसको आपने एक्सप्लेन करना है। The Supreme Court did not accept the legal theory of Hans Kelsen. Kelsen's theory suggested that the government's power is based on how effective it is. However, the court said that this idea was not widely accepted and did not apply to Pakistan's legal system. The court also pointed out that Kelsen was not supporting any kind of totalitarian rule. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोर्ट ने ना केल्सन्स की थ्योरी को इसके साथ रिलेट करवाया इस केस के साथ, और रिलेट कराने के साथ ये भी कहा कि केल्सन की थ्योरी जो है इस केस में सूट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसने एक्सेप्ट नहीं किया केल्सन की थ्योरी को। केल्सन की थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो इस चीज़ पे बेस करती है कि वो कितना इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, ठीक है। कोर्ट ये कहती हैं कि ये जो आइडिया है केल्सन्स की थ्योरी का, ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, और हमारा जो पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है, पाकिस्तान में जो लॉज बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसमें भी इस केल्सन की थ्योरी को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो कोर्ट कहती है कि केल्सन थ्योरी जो है इस केस के अंदर सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, और ना ही केल्सन की थ्योरी टॉलरेटेरियन रूल को जो है सपोर्ट करेगी। टॉलरेटेरियन रूल बेसिकली मिलिट्री की जो बनाई हुई हुकूमत है ना उसको कहते हैं, जो मार्शल लॉ की वजह से लगती है। यानी कि मार्शल लॉ में नॉर्मल लोग नहीं होते, आर्मी का कोई जनरल, ठीक है,
जो बिल्कुल ऊपर वाली रैंक पे होता है, ऊपर वाले ओहदे पे होता है, वही मार्शल लॉ लगाता है। तो मार्शल लॉ जब ये लगाते हैं ना, तो इस टाइप की हम गवर्नमेंट को मिलिट्री गवर्नमेंट कहते हैं। तो जो ऐसी गवर्नमेंट होती है ना, वो टॉलरेंटेरियन गवर्नमेंट होती है, यानी कि ये ऐसी गवर्नमेंट होती है ना जो सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि एक जगह पे इकट्ठी हुई होती है, ठीक है। और ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें डिक्टेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमें मिलिट्री गवर्नमेंट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केल्सन्स की थ्योरी है ना, उसमें टॉलरेंटेरियन रूल को नहीं डाला गया, इसलिए केल्सन की थ्योरी को हम इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि जो मिलिट्री की हुकूमत है वो है ही टोटलियन रूल के ऊपर बनी हुई है। अब नेक्स्ट हेडिंग पे इसमें हमने डालनी है प्रिंसिपल ऑफ effectiveness. Coulson's idea of effectiveness means that a government is valid if it is able to control the country. यहाँ पे जो टॉप पे हमने बात पढ़ी थी कि कैल्सन कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो तभी पावरफुल समझी जाएगी, उसको सही समझा जाएगा, इफेक्टिव समझा जाएगा जब वो इफेक्टिवली वर्क करे। इफेक्टिवली कैसे कि उसके आने से, उस गवर्नमेंट के आने से कंट्री में कोई फ़ायदा आए, कंट्री जो है प्रोग्रेस करे, इफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये केल्सन की थ्योरी हमें सिखा रही है। वही चीज़ आपने इसमें बतानी है कि जो केल्सन का जो आइडिया इफेक्टिवनेस का वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको वैलिड समझा जाएगा अगर वो कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को कैसे वैलिड किया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्मल गवर्नमेंट है ना, नॉर्मल गवर्नमेंट, उसको हटा दिया गया था, उसकी जगह मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, यानी कि आर्मी ने टेक ओवर करके मार्शल लॉ लगाया और अपने डिफरेंट ऑर्डर्स पास किए, ठीक है, अपने डिफरेंट रेगुलेशंस लगाए, कॉन्स्टिट्यूशन को रुकवा दिया, सस्पेंड करवाया। यानी कि जो मार्शल लॉ है ना, उसने पुरानी गवर्नमेंट को चेंज किया कुछ वक्त के लिए। जब तक कि मार्शल लॉ लगा होता है उस वक्त तक जो करंट गवर्नमेंट है उसके अंदर जो सियासतदान बैठे होते हैं, जो पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, वो हट जाते हैं अपने ओहदे से और उनकी जगह मार्शल लॉ के जो हेड्स हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे केल्सन यही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट बनाई गई है मार्शल लॉ के दौरान, या मार्शल लॉ की बनाई हुई जो गवर्नमेंट है, वो इफेक्टिव तब समझी जाएगी जब उस गवर्नमेंट की वजह से कंट्री कंट्रोल में आ जाए या कंट्री तरक्की करे। ये चीज़ें हमें केल्सन बता रहा है। The court disagreed with this and emphasized that Pakistan's own laws, like municipal laws, are more important than international law when it comes to decision within the country. जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कहते हैं कि केल्सन की जो थ्योरी है ना, वो इंटरनेशनल लॉ पे ज़्यादा अप्लाई करती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को उस वक्त चाहिए कि वो म्यूनिसिपल लॉज पे वर्क करे, ना कि इंटरनेशनल लॉ पे वर्क करे, ठीक है। म्यूनिसिपल लॉज को कहते हैं घरेलू लॉज, यानी कि घरेलू लॉज मीन्स कि जो पाकिस्तान के अंदर के लॉज हैं ना, उनको हम म्यूनिसिपल्स कहते हैं, यानी कि ऐसे लॉज जो सिर्फ पाकिस्तान में ही अप्लाई हों, ठीक है, उनको हम म्यूनिसिपल लॉज कहते हैं। यानी कि हमारे घर की लॉज। जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं ना, उसमें उसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में वो लॉज अप्लाई होंगे, यानी कि अमेरिका में भी उन लॉज को अप्लाई किया जाएगा, चाइना में भी, ये सब, ठीक है। लेकिन म्यूनिसिपल लॉज का मतलब है कि एक कंट्री में जो लॉ बनाया गया वो उन कंट्री पे ही अप्लाई हो, उनको हम म्यूनिसिपल लॉज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि हम केल्सन की थ्योरी क्यों माने, जब हम म्यूनिसिपल लॉज पे ज़्यादा, मतलब हमें म्यूनिसिपल लॉ को ज़्यादा पार्टिसिपेशन में लाना चाहिए, उसको ज़्यादा एम्फोसाइज़ करना चाहिए, ना कि हम इंटरनेशनल लॉ को इतना ज़्यादा जो है इसमें यूज़ करके डिसीजन देना चाहिए। ये हमें सुप्रीम कोर्ट सिखा रही है। अगली हेडिंग आपने इसमें देनी है रिकग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट मार्शल लॉ ने बनाई है उसको रिकग्निशन कैसे मिलेगी, वो आपने इसमें पॉइंट्स डालने हैं। द कोर्ट सेड दैट टू बी कंसिडर्ड अ लेजिटिमेट रूलर अ गवर्नमेंट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय इट्स ओन कंट्रीज लीगल सिस्टम, म्युनिसिपल लॉज. A ruler cannot just claim to be legitimate because other countries recognize them. यहाँ पे होगा क्या ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो ये कह रही है कि लेजिटिमेट रूल मीन्स कि लीगल हेड, लीगल रूलर लीगल हेड का मतलब है कि ऐसा हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा आए, यानी कि जैसे कि नवाज शरीफ हो गया, अपना इमरान खान हो गया, ठीक है, वो एक लीगल हेड्स हैं। लीगल इन अ सेंस कि उनको प्रॉपर वोटिंग के थ्रू वो अपने उस ओहदे पे आके बैठे हैं और उसको पाकिस्तान के लोगों ने भी कबूल किया और वो उस ओहदे पे पाकिस्तान के लॉज की वजह से आए, यानी कि म्युनिसिपल लॉज की वजह से आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कोर्ट सिखा रही है हमें कि अगर लीगल रूल, अब लेजिटिमेट रूलर बनना चाहते हैं ना, अगर गवर्नमेंट में लेजिटिमेट रूलर बनना चाहते हैं तो वो जो लेजिटिमेट रूलर है ना, उनको तब भी हम रिकग्नाइज़ करेंगे जब वो पाकिस्तान की कंट्री के म्युनिसिपल लॉज के सिस्टम के अंदर आए। यानी कि जैसे पाकिस्तान में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो भी एक तरह का म्युनिसिपल लॉ ही है, ठीक है। यानी कि कुछ पॉइंट्स उसमें इंटरनेशनल लॉ के डाले गए हैं, बट पाकिस्तान ऑब्वियसली म्युनिसिपल लॉ पे चल रहा है, उसमें और भी म्युनिसिपल लॉज मौजूद हैं अलग से भी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी इटसेल्फ एक म्युनिसिपल लॉ का रोल अदा करता है। तो यहाँ पे हमें
कोर्ट ये सिखा रही है कि जो भी लेजिटिमेट रूलर बनना चाहता है हमारी हुकूमत का, गवर्नमेंट का, तो उसको हम तभी रिकग्नाइज़ करेंगे, तभी हम उसको वैलिडिटी देंगे जब वो पाकिस्तान के यानी कि म्युनिसिपल लॉ के सिस्टम के अंदर म्युनिसिपल लॉज के अकॉर्डिंग रिकग्नाइज़ हो जाए। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें म्युनिसिपल लॉज ने बताई है ना कि इन चीज़ों को फॉलो करके वोटिंग के थ्रू लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड करके, और जो चीज़ें भी म्युनिसिपल लॉ ने बताई हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको एक लेजिटिमेट रूलर माना जाएगा, एक अच्छा हेड माना जाएगा पाकिस्तान का। तो म्युनिसिपल लॉ ने अगर ये चीज़ डाली कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करके लेजिटिमेट रूलर बनते हो तो हम आपको मान जाएंगे एक लेजिटिमेट रूलर। यानी कि ये जो मार्शल लॉ है उसके बारे में कह रहे हैं कि मार्शल लॉ जो है वो लेजिटिमेट रूलर्स नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ की मदद के थ्रू हमारी हुकूमत पे आए हैं, कंट्रोल उन्होंने किया है। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं ना कि लेजिटिमेट रूलर वही बनेगा जो म्युनिसिपल लॉज को फॉलो करेगा, लेकिन मार्शल लॉ ने म्युनिसिपल लॉ को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये कोर्ट कह रही है कि हम इसको लेजिटिमेट रूलर नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इनको रिकग्नाइज़ ही नहीं किया, क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते, हम सिर्फ अपने म्युनिसिपल लॉज को रिकग्नाइज़ करते हैं। अगली हेडिंग आपने इसमें देनी है मिस एप्लीकेशन ऑफ कैल्सन्स डॉक्ट्राइन। मिस एप्लीकेशन का मतलब यह है कि लोगों ने कैल्सन्स की डॉक्ट्राइन को बहुत से केसेस में यूज़ करके जो है गलत तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करवाया। अब जैसे कि इस केस में देखा जाए तो आपको दिख रहा है कि कैल्सन्स की थ्योरी को इंटरनेशनल लॉ के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब दूसरे केसेस आप देखोगे तो उसमें कैल्सन्स की थ्योरी को बहुत ही अच्छा समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट्स पे यही कह रही हैं कि जो डोसू केस था उसमें कैल्सन्स की थ्योरी को इतना ज़्यादा यूज़ किया गया कि इतना ज़्यादा अच्छा समझा गया, तो यहाँ पे भी कोर्ट यही कह रहे हैं कि डोसू केस, वैसे इसमें नाम इन्होंने नहीं डाला अलग से इस पूरी लाइन में डोसू केस का, बट जब आप डोसू केस पढ़ोगे उसमें कैल्सन्स की थ्योरी को यूज़ करके ये कहा गया कि कैल्सन ने तो बड़ी सही बात बोली है, इंटरनेशनल लॉ ने अगर रिकग्नाइज़ किया तो फिर तो पाकिस्तान को भी रिकग्नाइज़ होना चाहिए। बट यहाँ पे इस केस को अगर आप देखो कस्मा जिलानी के केस में, तो इस केस में आप देखो कैल्सन्स की थ्योरी को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा, गलत समझा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लॉज़ को यानी कि म्युनिसिपल लॉज को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि हमें कैल्सन्स की थ्योरी को देख के इंटरनेशनल लॉ को तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखें केस लॉ सारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जब आप डोसू केस पढ़ोगे तो वहाँ पे कैल्सन को ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जब आप अस्मा के केस को पढ़ोगे, अस्मा जिलानी के केस को, तो यहाँ पे डोसू केस को रिलेट कराएं आप और कहें कि यहाँ पे कैल्सन्स की थ्योरी को सही नहीं समझा जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द अर्लियर डूसू केस द चीफ जस्टिस रॉन्गली अप्लाइड कैल्सन्स थ्योरी टू जस्टिफाई गवर्नमेंट दैट केम इनटू पावर थ्रू रेवोल्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट करेक्टेड दिस मिस्टेक एंड सेड दैट दिस थ्योरी शुड नॉट बी यूज्ड टू सपोर्ट सच गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे डूसू केस में क्या हुआ कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कैल्सन्स थ्योरी को गलत तरीके से अप्लाई किया और ये कहा कि जो गवर्नमेंट है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है उसने रेवोल्यूशन लेके आई। मार्शल लॉ जो आया था ना गवर्नमेंट में, जो मार्शल लॉ आया था, जो न्यू हुकूमत आई थी गवर्नमेंट के अंदर मार्शल लॉ वाली, उसने एक रेवोल्यूशन लेके आए। रेवोल्यूशन का मतलब चेंज लेके आए और कैल्सन की थ्योरी को इसमें अप्लाई करवाया। जिससे क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि इस केस में उन्होंने ये कहा कि कैल्सन की जो थ्योरी है वो अप्लाई होती है मार्शल लॉ पे, और मार्शल लॉ ने तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज लाया है, तो हम कैल्सन की थ्योरी को सपोर्ट करेंगे इसमें और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। तो उस केस के खिलाफ यहाँ पे इस केस में बात हो रही है। द सुप्रीम कोर्ट करेक्टेड दिस मिस्टेक एंड सेड दैट दिस थ्योरी शुड नॉट बी यूज टू सपोर्ट सच गवर्नमेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना असम जाने के केस में, उन्होंने कहा है कि इस तरह की मिस्टेक्स को जो है इन्होंने करेक्ट किया है। डोसू की केस को देखते हुए उन्होंने इस मिस्टेक को करेक्ट किया और ये कहा है कि जो ये थ्योरी है इसको इन मामलात में यानी कि गवर्नमेंट्स के मामलात में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मामलात में नहीं यूज़ करना चाहिए। ये आपने बातें इसमें लिखनी है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें आपने देनी है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट अल्टीमेट पावर और सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, नॉट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप। The people of Pakistan are entrusted with the authority to exercise this power. This means that no one can claim sovereignty without the consent of the people. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह को भी जिक्र किया कि कोर्ट्स कहती हैं कि जो सारी पावर है, अल्टीमेट पावर, कंप्लीट पावर है हमारी कंट्री की, वो सारी की सारी जो है अल्लाह को बिलोंग करती है। ठीक है, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई भी इंसान जो है सॉवरेनिटी और पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, और ये जो पावर्स है ना जो अल्लाह ताला ने दी हैं, ये कुछ खास लोगों को मिली है, कुछ खास ग्रुप ऑफ पीपल को मिली हैं। पाकिस्तान की जो अथॉरिटी को देखा जाए तो पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पावर्स अल्लाह ताला ने दिलवाई हुई हैं। ठीक है, ताकि वो इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, दिस मीन्स दैट नो वन कैन क्लेम सॉवरेनिटी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल। और ये जो लोग, जिन लोगों को पावर्स दी गई हैं, अथॉरिटी दी गई हैं, जो पावर्स वो हैं जो अल्लाह ताला के पास होती हैं, जो लोगों को दी गई हैं, ये लोगों को तभी मिल सकती हैं जब उन लोगों को नॉर्मल सिटीज़न अप्रूव करें। अब जैसे कि नवाज़ शरीफ
को लोग खुद वोट दे के खुद पसंद करके उस ओहदे पे बिठाते हैं ताकि वो हमारे लिए कंट्रोल कर सकें कंट्री को, ठीक है। वैसे ही इमरान खान अगर किसी ओहदे पे बैठा है, किसके लिए बैठा है? इंसानों की वजह से बैठा है। जो कंट्री में लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, उन्होंने वोट किया, तभी तो हमारे सियासतदान जो है बैठे हैं ऊपर और हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि जो लोग हैं, स्पेसिफिक पीपल हैं, ये इंसानों की मर्ज़ी से उधर बैठते हैं, उस ओहदे पे बैठते हैं। तो ये चीज़ हमें सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि जो पावर अल्लाह ताला को बिलोंग करती है वो तभी इंसानों को मिलती है जब बाकी के लोग उस इंसान को अप्रूव करें अपना हेड बनाने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनवैलिडिटी ऑफ मार्शल लॉ रेगुलेशन, यानी कि जो मार्शल लॉ लगा था उसके साथ जो रेगुलेशन बनाया गया वो इनवैलिड है, सही नहीं है, अप्रूव नहीं हुआ। The court declared that martial law regulation number 78 of 1971, which was used to detain people, was not valid. Martial law cannot cancel or ignore constitutional laws of the country. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो मार्शल लॉ के आने की वजह से जो ये रेगुलेशन बना था, ये जो है लोगों को जिस तरह से डिटेन करता है, ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी मार्शल लॉ, कोई भी रेगुलेशन जो है इग्नोर नहीं कर सकता, ना ही इस मार्शल लॉ के आने से कॉन्स्टिट्यूशन कैंसिल होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही लोगों को डिटेन करने से रोका है और ह्यूमन राइट्स को फ्रीडम ऑफ लिबर्टी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसलिए कोर्ट कहती है कि मार्शल लॉ की वजह से जो ये रेगुलेशन बना है, इसकी मदद से जिन लोगों को डिटेन किया गया है, रोका गया है, वो चीज़ गलत है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें दी गई है नो पावर टू एनल द कॉन्स्टिट्यूशन। एनल मीन्स कैंसिल, सेट असाइड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रख देना, कैंसिल कर देना, उसको फॉलो ना करना, इसको हम एनल कहते हैं। द कोर्ट also stated that martial law does not give the military government the right to cancel or change the constitution. The constitution is a supreme law and any attempt to change it would be illegal. कोर्ट कहती है कि मार्शल लॉ के आने से, यानी कि मार्शल लॉ ने क्या किया, गवर्नमेंट को, नॉर्मल गवर्नमेंट को मिलिट्री गवर्नमेंट बना दी, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट बना दी जिसमें कंट्रोल आर्मी का था। तो कहते हैं कि मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो कुछ भी हरकत की और कैंसिल किया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये सारी चीज़ें जो है इलीगल हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, इसीलिए अगर कोई भी इसको अटैम्प्ट करता है चेंज करने की, रोकने की, कैंसिल करने की, तो वो हरकत इलीगल समझी जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग इसमें दी गई है नो इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन हाई कोर्ट्स पावर। The court ruled that Presidential Order Number 3 of 1969, which tried to limit the High Court's powers, could not stop the High Court from reviewing the legality of the detention. The High Court still had the power to examine the detention under the Constitution. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बेशक आपने जो मार्शल लॉ है उसने बेशक एक ऑर्डर पास किया जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 3 ऑफ 1968। इस ऑर्डर से क्या हुआ कि हाई कोर्ट के पावर्स को लिमिट कर दिया गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने तो हाई कोर्ट की पावर्स को लिमिट नहीं किया। इसलिए कोर्ट कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट की पावर्स को लिमिट नहीं किया, तो हाई कोर्ट जो है रिव्यू कर सकती है डिटेंशंस को, कि डिटेंशन जो है लीगल दी गई थी कि नहीं लीगल दी गई थी। तो ये चीज़ हमें कोर्ट कहती है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें है रिकग्निशन ऑफ यूसोफर गवर्नमेंट्स। The court said that courts must recognize a government as legitimate before it is considered legal. A government that takes powers by force or unlawfully is not a valid government under the law. कोर्ट कहती है कि कोर्ट के पास इस चीज़ को रिकग्नाइज करने की पावर्स हैं कि वो गवर्नमेंट को देख सके कि गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट है कि नहीं, यानी कि ये जो गवर्नमेंट आई है, यानी कि मार्शल लॉ की मदद से जो गवर्नमेंट में तब्दीली आई है और जिन लोगों ने भी कब्ज़ा कर लिया हुकूमत पे, गवर्नमेंट पे, तो इन चीज़ों को देखने की पावर्स कोर्ट्स के पास हैं कि वो ये देख सकती हैं कि जो गवर्नमेंट है क्या वो लॉ की मदद से आई हैं कि नहीं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो भी अगर एक्शंस लेगी और फोर्सफुली और अनलॉफुल तरीके से जो भी एक्शंस लेगी, तो वो वैलिड नहीं समझे जाएंगे गवर्नमेंट के एक्शंस को लॉ के अंडर। यानी कि अगर एक ऐसी गवर्नमेंट आई है आपके पास जो वोटिंग के थ्रू नहीं आई और कब्ज़ा कर लिया उसने हुकूमत पे, जैसे कि मार्शल लॉ में यही होता है ना कि उनको वोटिंग देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग डायरेक्ट कब्ज़ा कर लेते हैं और अपने आप को हेड बना लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है कि गवर्नमेंट जो है गलत तरीके से, फोर्सफुली और अनलॉफुल तरीके से गवर्नमेंट में आती है, तो ऐसी हुकूमत को हम लॉ के अंडर में सही नहीं समझते, वैलिड नहीं समझते। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें डालनी है एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन।
The court gave the example of Bangladesh's independence as a successful revolution. Bangladesh was not able to create a new legal system after separating from Pakistan, and other countries recognized it as legitimate. This is considered a true revolution, unlike one where a legal system is forced on people through violation. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सिखा रही है कि जो बांग्लादेश है वो जब पाकिस्तान से अलग हुआ था तो उसके अंदर एक रेवोल्यूशन आया, यानी कि चेंज आया। चेंज क्या आया कि बांग्लादेश में अपने खुद की कंट्री को चलाने के लिए कोई लॉज नहीं थे, ठीक है। तो जब बांग्लादेश अलग हुआ फिर भी लोगों ने इस बांग्लादेश को जो है रेवोल्यूशन की मदद से, चेंजेस की मदद से रिकग्नाइज़ कर दिया, यानी कि दुनिया ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को लोग अगर वायलेंस की वजह से, यानी कि मार्शल लॉ वायलेंस के थ्रू, यानी कि फ़ोर्स की मदद से, जो है गन पॉइंट्स की मदद से, जो सुपीरियर हेड्स हैं मार्शल लॉ के, उन्होंने कब्ज़ा किया पाकिस्तान पे और कहा है कि हमने रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो इस टाइप के रेवोल्यूशन को सही नहीं समझा जाएगा। और बांग्लादेश की उन्होंने एग्जांपल दी कि बांग्लादेश कितने आराम से अलग हुआ और उसमें कोई मतलब मिलिट्री की टेक ओवर नहीं, नॉर्मल लोग उसमें हेड्स बने थे, नॉर्मल सिटीजन्स के अंदर से निकल के हेड्स बने थे। तो इसलिए जो चीज़ बांग्लादेश में हुई वो पाकिस्तान में नहीं हो रही, इसलिए पाकिस्तान के अंदर वायलेंस के थ्रू थ्रेट कह रही है, फोर्स और एग्रेशन के थ्रू हुकूमत में कब्ज़ा किया गया, तो उसको रेवोल्यूशन नहीं समझा जाता। ये चीज़ जो है हमें सुप्रीम कोर्ट सिखा रही है। कंक्लूजन में हमने लिखना है, इन द असमा जिलानी केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसएग्रीड विद द प्रिंसिपल इन द डोसू केस। द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट मार्शल लॉ कैन नॉट कैंसल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी मार्शल लॉ दैट इज imposed unlawfully will not be accepted by the courts. The decision also emphasized that ultimate power sovereignty belongs to Allah and the people of Pakistan. Any government claiming authority must be recognized by the country's legal system. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो असमा जलानी का केस है उसने डिसएग्री कर दिया डूसो के केस को, ठीक है। यानी कि डूसो केस में जो कैल्सन्स की थ्योरी को मान के मार्शल लॉ को सही समझा गया, यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे डूसो केस को गलत समझा गया, कैल्सन्स की थ्योरी को सही नहीं समझा गया और मार्शल लॉ की हरकत को सही नहीं समझा गया, और इस तरह से गलत तरीके से कब्ज़ा करना कंट्री पे मार्शल लॉ के थ्रू वो गलत है। ये चीज़ हमें इस केस में सीखने को मिली असमा के केस में। द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट मार्शल लॉ cannot cancel the constitution and any martial law that is imposed unlawfully will not be accepted by the courts. कोर्ट्स कहती है कि जो मार्शल लॉ जो है आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को रोक नहीं सकती, कैंसिल नहीं कर सकती, और मार्शल लॉ जो है अगर इम्पोज करती है अपने आप को अनलॉफुली, यानी कि कोई ऐसे लॉज बनाती है गलत तरीके से या खुद ज़बरदस्ती घुसती है, फोर्सफुली घुसती है, तो इस तरह की एक्शंस को कोर्ट जो है सही नहीं समझेगी, यानी कि मार्शल लॉ की इन हरकतों को सही नहीं समझेगी, ना ही एक्सेप्ट करेगी। और डिसीजन देते वक्त कोर्ट ने ये कहा कि तमाम पावर, पूरी दुनिया की पावर जो है अल्लाह के पास है, यानी कि कंट्रोल करने की पावर्स, लोगों पे हुकूमत करने की पावर्स ये अल्लाह के पास हैं और उनके इंसानों के पास, यानी कि अल्लाह के दिए हुए इंसानों के पास। ये चीज़ हमें इस केस ने सिखाई। और इसमें ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट है क्लेम करती है कि हम जो है सुपीरियर अथॉरिटी है, तो अगर उनको सुपीरियर अथॉरिटी बनना है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस कंट्री के लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को हेड बनाए। जो मैंने ऊपर बताया था कि म्यूनिसिपल लॉज को देखते हुए आप अगर हेड बनते हो, यानी कि म्यूनिसिपल लॉज में जो भी वोटिंग मेथड है उस मेथड के थ्रू अगर आप हेड बनते हो तो आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, उसके लीगल सिस्टम के हिसाब से रिकग्नाइज़ किया जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देख के हेड बन रहे हो तो फिर तो रिकग्नाइज़ बिल्कुल आपको नहीं किया जाएगा, उस हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात इस केस में लिखी थी। और डोसू केस लाजमी देख लें, वो भी आता है पेपर में, तो उसका वीडियो लिंक आपको इसके एंड पे दिख रहा होगा। एंड पे प्ले लिस्ट आपको दिख रही है वीडियो की, तो ये आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे केसेस आ जाएंगे, इसमें डोसू केस भी मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।